Before starting with any microprocessor or microcontroller, हम जीवन भर एक ही माइक्रोप्रोसेसर, एक ही माइक्रोकंट्रोलर पे काम नहीं करने वाले हैं कि आर्डिनो ले लिया बस उसी पे काम कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू वर्क विथ मैनी माइक्रोकंट्रोलर्स जो उस टास्क के हिसाब से उपयुक्त होगा। सो व्हाट वी डू बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विथ एनी प्रोसेसर और कंट्रोलर, टू थिंग्स वी सी। पहला हम उसका आर्किटेक्चर देखते हैं, दूसरा इंस्ट्रक्शन सेट देखते हैं। सो आज हम आर्म का आर्किटेक्चर देखेंगे, नॉट इन डिटेल बिकॉज जो ईसी के लोग हैं वो अपने थर्ड ईयर में एक कोर्स होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें डिफरेंट आर्किटेक्चर्स पढ़ोगे। उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस हमको जितना यूज है बस उतना देख लेंगे आर्किटेक्चर। सो द हिस्ट्री ऑफ आर्म प्रोसेसर्स और कंट्रोलर इज ये नया जो आर्किटेक्चर है, यानी आर्किटेक्चर का मतलब जो प्रोसेसर है उसके अंदर की चीजें जो है, उसकी सर्किट कैसा, डिजाइन कैसा है, उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं कि उसके अंदर की चीजें जो है वो किस तरह से बनाई गई हैं। तो जो ये न्यू आर्किटेक्चरल आइडिया आया वो 1983 में आया। एक कंपनी एकॉन कंप्यूटर्स इन्होंने दिया। एट दैट टाइम देयर वाज ए वेरी पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर 6502, और ये माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था बीबीसी माइक्रो में। बीबीसी माइक्रो इज अ सुपर कंप्यूटर वेरी पॉपुलर इन दैट टाइम। तो बीबीसी माइक्रो को और पावरफुल और फास्ट बनाने के लिए उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर था 6502, उसको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने एक नया आइडिया डाला। ये जो कंपनी है एकॉर्ड कंप्यूटर्स ने, और एक नया आइडिया लेके आए, और इससे पहला कॉमर्शियल रिस्क इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो आर्किटेक्चर बेसिकली मेजर जो है दो तरीके के होते हैं। एक सिस्क होता है CISC, और रिस्क RISC। रिस्क में क्या होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसमें क्या होते हैं कि इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ऐसे होते हैं कि एक साइकिल पे, एक क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन चल जाए। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, इंस्ट्रक्शंस छोटे छोटे होते हैं। रिस्क में छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं और वो एक क्लॉक साइकिल में चल जाए। यानी एक क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगले क्लॉक साइकिल में दूसरा इंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगले क्लॉक साइकिल में तीसरा इंस्ट्रक्शन होता है। इस यानी रिड्यूस सेट होता है, तो इसको रिस्क होता है। रिस्क बेस्ड पहला कॉमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन आया 1983 में। लेटर 1990 में इन्होंने जो स्टार्टिंग किया था एकॉन कंप्यूटर्स, और बाद में दो कंपनीज और आई, एप्पल और VLSI। These three companies came together and formed a new company called ARM. ARM means Advanced Risk Machine. You can see ARM मतलब ये रिस्क मशीन पे ही बेस्ड है बट एडवांस्ड है। इसके कई फीचर रिस्क से अलग है। We will see what are the features which are different from the risk. So ARM is essentially a risk-based architecture. It is not CISC. Earlier हमारा जो होता था CISC होता था। Earlier we had CISC. This was earlier. बट हमारा जो एक नया आर्किटेक्चर आया आर्म इज बेस्ड ऑन रिस्क। एंड इसे आर्म का एक कोई एक प्रोसेसर या एक माइक्रो कंट्रोलर नहीं होता है, एक फैमिली ऑफ आर्म प्रोसेसर्स होते हैं। ARM 5, ARM 7, ARM 9 और बहुत सारे। अब ये जितने भी नए प्रोसेसर्स आएंगे, ऑल दिस शेयर ए कॉमन इंस्ट्रक्शन सेट। अब क्या होगा, जब कोई एडवांस प्रोसेसर आएगा, ऑब्वियसली उसमें कुछ चीजें ऐड हुई होंगी, कुछ इंस्ट्रक्शन सेट ऐड हुए होंगे, बट जो पुराने इंस्ट्रक्शंस थे वो हटते नहीं है। टू इंश्योर बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी का मीन्स कि किसी पुराने प्रोसेसर्स के लिए कोई किसी ने प्रोग्राम लिखा हो, अब वो प्रोग्राम पुराने प्रोसेसर के लिए लिखा गया हो, अब नया प्रोसेसर आ गया, तो जो पुराना वाला प्रोग्राम है वो नए प्रोसेसर पे भी चल जाए। इसी को बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कहते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या करते हैं कि नए इंस्ट्रक्शंस जोड़ते हैं, बट पुराने जो इंस्ट्रक्शंस है उसको हटाते नहीं है, बाकी इंस्ट्रक्शंस को भी लेके चलते हैं। तो जो इनका इंस्ट्रक्शन सेट है वो कॉमन है। ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐड होती रहेंगी जितना एडवांस होता जाएगा। इनकी डिजाइन फिलॉसफी क्या है कि प्रोसेसर जो है हमारा वो स्मॉल हो। प्रोसेसर स्मॉल होगा क्यों? एनीवन, व्हाई डू वी नीड स्मॉल प्रोसेसर?
जिससे हम लोग डिवाइस को छोटा कर सके। माइक्रो कंप्यूटर में फिट करने के लिए। हाँ, ये रीजन है, बट मेजर रीजन इसका कि प्रोसेसर हमारा छोटा होगा तो कम पावर कंज्यूम करेगा। पावर कंजम्पशन को लिमिट करने के लिए हम एक स्मॉल प्रोसेसर लेते हैं। कोड डेंसिटी इसकी हाई होती, ये आर्म प्रोसेसर की डिजाइन फिलॉसफी है कि मतलब हम आर्म प्रोसेसर बना रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए, स्मॉल प्रोसेसर होना चाहिए। दूसरा, जो कोड डेंसिटी हो वो हाई हो। हाई कोड डेंसिटी का मींस अगर मान लो कोई एक टास्क है एक्स, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 120 मेगाबाइट्स लग रहे हैं, ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, बट अगर आप उसको 100 मेगाबाइट्स में लिख सको विथ लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो उसको कहते हो हाई कोड डेंसिटी। अब मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी में स्टोर होते हैं, मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं। अब अगर आप क्या करो कि लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में ये लिख दो, जो आपका टास्क है उसको लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में अगर लिख सको तो आप कम मेमोरी साइज में भी काम कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई वी हैव हाई कोड डेंसिटी। तो डिजाइन फिलॉसफी क्या है कि प्रोसेसर स्मॉल हो, नेक्स्ट थिंग इज कोड डेंसिटी हाई हो, कि मींस अगर कोई n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कोई काम हो रहा है, आप उसको काम करो, सेम टास्क कैन बी इंप्लीमेंटेड इन लेस देन n इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट थिंग इज कैन इंटरफेस विथ वैरायटी ऑफ मेमोरी सिस्टम्स। अब बहुत तरह के मेमोरी सिस्टम होते हैं, कुछ मेमोरी जो लो कॉस्ट होती है वो स्लो होती है, हाई कॉस्ट होती है वो फास्ट होती है। तो ऐसा नहीं है कि बस ये फास्ट पे के साथ ही चले या लो स्लो के साथ चले। आपका प्रोसेसर जो है वो वैरायटी ऑफ मेमोरी सिस्टम के साथ अच्छे से चलना चाहिए। सी दिस इज द अनदर डिजाइन फिलॉसफी। अगला है रिड्यूस्ड डाई साइज। रिड्यूस्ड डाई साइज जो जिसकी आप बात कर रहे थे कि वहां पे अच्छे से फिट हो जाए। डाई साइज का मीन जो चिप बनेगी उसका साइज, जो हमारा जो चिप बनेगा उसको एक्चुअली डाइस बोलते हैं। जब चिप मैन्युफैक्चर करते हैं तो वेफर होते हैं, वेफर को डिफरेंट डिफरेंट डाई उसको बोलते हैं, डाई उसमें काटा जाता है और हर डाई में सेम सर्किट होती है। तो एक चिप जो है, एक डाई है, उसकी साइज छोटी हो ताकि हम उस जो एसिक होगा एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें प्रोसेसर के अलावा बाकी चिप भी डाल सकें। तो डाई साइज हमारा छोटा होना चाहिए। अब आर्म फैमिली कंपैरिजन कर लें। सो ये डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने बोला ना, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होती है, ARM 7, ARM 9, ARM 10, ARM 11। ये भैया ARM 7, हाँ भैया डाई साइज आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। हाँ, डाई साइज मींस जब चिप हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो मान लो सिलिकॉन जो है वेफर है, तो सिलिकॉन का एक वेफर होता है, उसको हम सिलिकॉन का वेफर है, उसको हम काटते हैं, ठीक। तो एक जो आता है, एक चिप आता है, उसको हम डाई बोलते हैं। तो अगर इस चिप का साइज छोटा है, अब चूंकि ये प्रोसेसर है तो इसके बाकी चीजें इसके साथ जुड़ेंगी। तो अगर इस डाई का साइज छोटा है, डाई मींस जस्ट सिंपल वन चिप। अब अगर इसका साइज छोटा है तो बाकी चीजें जो इसमें जोड़नी होंगी वो इसमें आसानी से जुड़ जाएंगी। अब मान लो चिप ही हमारा इतना बड़ा है तो बाकी चीजें कहाँ जुड़ेंगे, तो इसलिए डाई की साइज जो है वो छोटी होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू भैया। ओके, अब आर्म की काफी फैमिलीज हैं। आर्म का एक प्रोसेसर नहीं आता, जैसे ARM 7, उसके कई साल बाद ARM 9 आया होगा, फिर ARM 10, ARM 11, अभी और आगे जाते जाते बहुत सारे हैं। तो पाइपलाइन रिस्क आर्किटेक्चर में, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, तो उससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हम पाइपलाइनिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पाइपलाइनिंग क्या है आगे अभी देखेंगे आगे के स्लाइड्स में। रिस्क का एक फीचर है पाइपलाइन। तो ARM 7 में 3 स्टेज, ARM 9 में 5 स्टेज, फिर 6 स्टेज, 8 स्टेज। जितना स्टेजेस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा कोई भी काम होगा वो फास्ट होगा। कैसे होगा अभी पाइपलाइन को डिटेल में भी देखेंगे, फिर वहां पे समझेंगे। क्लॉक फ्रीक्वेंसी, अब कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी प्रोसेसर का क्लॉक फ्रीक्वेंसी जितना फास्ट है उतना ज्यादा वो फास्ट है प्रोसेसर।
तो आगे देखो हमने जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए हैं, हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं। 80 से 150 260 335 बट अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो पावर कंजम्पशन है, वो भी बढ़ेगा। 0.06 से 0.19 फिर 0.5 हुआ, फिर 0.4 0.5 सिमिलर ही है, थोड़ा-सा इन्होंने घटाया कुछ करके। बट मेन बात है कि अगर हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी बढ़ाएँगे, तो हमारा पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। तो जो प्रोसेसर्स बनते हैं, वो किसी टास्क के लिए बनते हैं। तो अगर हम सेम टास्क को कम क्लॉक फ्रीक्वेंसी में कर सकते हैं, तो वो बेटर है कि क्योंकि उसमें पावर जो है कम कंज़्यूम होगा। बट वो अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी स्लो है, तो क्योंकि हम रिस्क में बोल रहे थे ना, रिस्क का ले लो कि एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी, एक क्लॉक में एक इंस्ट्रक्शंस हो। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 बाय टाइम पीरियड। तो अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी कम है, तो यानी एक इंस्ट्रक्शंस को होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो प्रोसेसर फास्ट है, बट क्लॉक फ्रीक्वेंसी से पावर कंज्यूम भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट थिंग इज थ्रूपुट। थ्रूपुट इज रिलेटेड टू आउटपुट, हाउ मच इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड। यूनिट इसका है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। सो यूनिट से क्लियर है कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पर मेगाहर्ट्ज, दिस इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पे देख लो, इन्होंने थ्रूपुट को काफी इंक्रीज किया हुआ है। देन आर्किटेक्चर, हमने कल बात की थी वॉन न्यूमन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर को। इनिशियली ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इन्होंने फॉलो किया ARM7 पे, बट आगे चल के ये हार्वर्ड पे आ गए हैं। वॉन न्यूमन में क्या होता था और हार्वर्ड में क्या होता था, कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस, स्ट्रक्चरल डिफरेंस? वॉन न्यूमन में मेमोरी और एड्रेस सेम पे होते थे, हार्वर्ड में दोनों डिफरेंट होते थे। हाँ, तो हार्वर्ड इन्होंने आगे चल के हार्वर्ड क्यों लिया, उससे क्या बेनिफिट मिला? पैरेलल प्रोसेसिंग का फायदा मिलता था। हाँ। नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लायर। अब पहले के प्रोसेसर्स में क्या होता था कि मल्टीप्लायर नहीं होता था। जो ईसी ब्रांच वाले हैं, वो थर्ड ईयर में उनका एक लैब होगा, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो उसमें कुछ पुराने माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर पे वर्क करोगे, तो उसमें इनबिल्ट मल्टीप्लायर है नहीं। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रिपीटेड एडिशन से। बट जो नए प्रोसेसर्स हैं, उसमें क्या हुआ, इनबिल्ट मल्टीप्लायर है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ARM7 में 8x32 ये बिट है, 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसका 1 बिट 8 बिट और 32 बिट, दैट 8 into 32, देन 16 into 32, 16 into 32 इनबिल्ट हार्डवेयर मल्टीप्लायर। आपको लॉजिक से रिपीटेड एडिशन नहीं करना है, ये इनबिल्ट मल्टीप्लायर है। तो इससे काफी सुविधा, मतलब एक बढ़ गई, मल्टीप्लायर भी आ गया ARM में, मतलब और भी प्रोसेसर्स में होते हैं। पुराने प्रोसेसर्स में मल्टीप्लायर नहीं होते थे। ठीक है, तो ये क्या ARM कर के, ये हाँ, क्या करता है भैया मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर मींस 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना कैसे करोगे, 2 4। ऐड कर करके। हाँ, तो पहले के जो प्रोसेसर्स थे, उसमें इनबिल्ट मल्टीप्लायर नहीं था, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही होता था। तो हम क्या करते थे, रिपीटेड एडिशन करते थे। एडिशन के लिए भी एक सर्किट होती है, आपने डिजिटल सर्किट पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा हाफ एडर, फुल एडर। हाँ जी सो भैया। ALU के अंदर सर्किट्स होते हैं। तो पहले के प्रोसेसर, आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कोई सर्किट पढ़ा है? एडर हाँ का जी यूज भैया किया है। मल्टीप्लायर। ठीक है, तो हमारा एडर होता है, सब्ट्रैक्टर होता है, ये ALU के अंदर कई सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं। पुराने प्रोसेसर्स में बस एडर सब्ट्रैक्टर ही होते थे, इनबिल्ट मल्टीप्लायर नहीं होता था। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते थे, रिपीटेड एडिशन करते थे। बट आगे के प्रोसेसर्स में क्या हुआ, एक हार्डवेयर इनबिल्ट मल्टीप्लायर आया कि आप 2 नंबर दो, और वो जो सर्किट है, वो आपको आउटपुट दे देगी मल्टीप्लाई करके, वो मल्टीप्लायर हुआ। मल्टीप्लायर का मींस जो मल्टीप्लाई कर, ऐसा सर्किट जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके दे। ठीक है। हाँ जी भैया। चलो भैया, हम्म। तो अभी जो हमने पढ़ा था जैसे डिजिटल में, तो वहाँ पर हमने फुल एडर हाफ एडर का यूज किया था और कुछ लॉजिक हाँ, गेट का। तो मतलब ये हाँ। जो इनबिल्ट मल्टीप्लायर होता है, इसमें ऐसा यूज नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट हो जाता है। इन मल्टीप्लायर, अब वो सर्किट कैसे बना होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर होगा, बट उसका एक सर्किट होगा जो रिपीटेड एडिशन से फास्ट होता होगा। आप एडिशन रिपीटेडली करो, उससे तो फास्ट होगा, तो क्योंकि एक सर्किट है, आप उसमें 2 वैल्यूज दे कुछ करके देगा, वो सर्किट गेट से ही बना होगा, हम्म। ऐसा नहीं कुछ अलग होगा। जैसे हाफ एडर, फुल एडर, इन सर्किट जैसे बनाते हैं, उसी तरह से बना होगा।
और भैया यहाँ पर MIPS का मतलब क्या है वो बता दो। MIPS एक यूनिट है, मिलियन मतलब 10⁶ होता है सर, पता नहीं, मिलियन वो मिलियन बिलियन वो वाला मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। थ्रूपुट मींस आपका कितना आउटपुट आ रहा है वो थ्रूपुट होता है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड MIPS एक यूनिट है। ठीक है, मतलब एक 1 मेगाहर्ट्ज क्लॉक साइकिल में आपका 1 हाँ मिलियन मतलब कितने मिलियन ऑफ आउटपुट आ रहे हैं ऐसा कुछ। हाँ, कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं। तो ये क्लॉक डायरेक्ट नहीं होता, मतलब जैसे 80 मेगाहर्ट्ज क्लॉक है तो हम लोग ऐसे बोलते थे 80 इंस्ट्रक्शन होते हैं, 18 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रक्शन होते हैं एक सेकंड में, ऐसा कुछ। 80 मतलब मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रक्शन मतलब क्लॉक और थ्रूपुट दोनों अलग कैसे ये। जैसे क्लॉक में ऐसा हम लोग सोचते थे कि अगर इतना मेगाहर्ट्ज का क्लॉक है मतलब एक सेकंड में इतना इंस्ट्रक्शन वो प्रोसेस कर रहा है। देखो, रिस्क में होता था कि एक इंस्ट्रक्शंस एक क्लॉक साइकिल में हो रहा है, बट आर्म में हमारा जो है वो एक क्लॉक साइकिल में एक नहीं हो रहा है। अभी आगे देखोगे कि आर्म रिस्क से कैसे अलग है। तो आर्म में हमारा जो है वैरिंग है, थोड़ा सा अलग है। रिस्क में क्या होता था कि एक क्लॉक फ्रिक्वेंसी पे एक इंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे आर्म में नहीं हो रहा है। आर्म में वैरिंग क्लॉक फ्रिक्वेंसी होती है। ओके भैया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में है, वहां से देखते थे। तो आर्म का जो है वो प्योर रिस्क से थोड़ा सा अलग है। तो पहला डिफरेंस क्या है कि इट रिक्वायर्स वेरिएबल क्लॉक साइकिल। वेरिएबल क्लॉक साइकिल कैसे? अब आर्म में हमारा कुछ ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें एक क्लॉक साइकिल में वो हो ही नहीं पाएंगे, उसमें वेरिएबल क्लॉक साइकिल लगेंगे। जैसे एक एग्जांपल है मल्टीपल लोड। अब जैसे एक रजिस्टर है, अब यहाँ पे ये मेमोरी है, अब यहाँ से डेटा यहाँ लाना है। ठीक है, ये एक क्लॉक साइकिल में हो गया, जैसा रिस्क में होता है। एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन क्या है? लोड दिस रजिस्टर बाय द कंटेंट ऑफ वैल्यू, ये एड्रेस। ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन हो। बट आर में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं कि हम मल्टीपल रजिस्टर में एक ही इंस्ट्रक्शन में लोड करें। 3 रजिस्टर है, इसमें कुछ लोड हो रहा है, इसमें लोड हो रहा है, और इसमें कुछ लोड हो रहा है, इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन। तो अब ये 3 लोड स्टोर वाली काम एक क्लॉक साइकिल में नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस वेरिएबल क्लॉक साइकिल रिक्वायर करती हैं। ठीक है, तो ये जो पांचों पॉइंट है वो बता रहा है कि रिस्क से आर्म डिफरेंस क्या है। आर्म रिस्क में क्या होता था कि जो हर इंस्ट्रक्शंस एक क्लॉक साइकिल में हो जाती थी और फिक्स्ड लेंथ की इंस्ट्रक्शंस होती थी। आर्म में वेरिएबल लेंथ की इंस्ट्रक्शंस होती हैं और दे रिक्वायर वेरिएबल क्लॉक साइकिल। जैसे कि मल्टीपल लोड एंड स्टोर, अब एक ही इंस्ट्रक्शन से क्या हो रहा है कि कई सारे रजिस्टर में वैल्यूज स्टोर हो जा रही है। तो एक ही इंस्ट्रक्शन लग रहा है, बट ये काम एक क्लॉक साइकिल में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि सर्टेन इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर वेरिएबल क्लॉक साइकिल। ये आर्म का डिफरेंस है प्योर रिस्क से। अगला क्या है कि इनके यहाँ एक इनबिल्ट बैरल शिफ्टर है। बैरल शिफ्टर एक तरह का शिफ्टर है। शिफ्टर का मींस जैसे कोई एक से नंबर हो, बाइनरी नंबर 4 बिट नंबर है 0 1 1। शिफ्टर का मतलब कि इसको शिफ्ट करना लेफ्ट या राइट, यानी ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा, ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा, ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा। तो आर्म में क्या होगा कि एक इनबिल्ट लाइन बैरल शिफ्टर है। इससे क्या हो रहा है कि काफी इंस्ट्रक्शंस बहुत इफिशिएंटली से काम कर रहे हैं। जैसे कुछ एक रजिस्टर है R1 R2, इन रजिस्टर में कोई वैल्यू स्टोर होगी, इनको हमको ऐड करना है, सिंपली R1 प्लस R2 हो जाएगा। बट अगर हम कहें कि R2 को 2 बिट शिफ्ट करके फिर R1 से ऐड करना, तो अगर आपके पास शिफ्टर नहीं है तो पहले क्या करो, R2 को शिफ्ट करो, फिर उस वैल्यू को R1 में ऐड करो। बट अगर आपका एक बैरल शिफ्टर लगा हुआ है
तो आपका एक ही इंस्ट्रक्शन में R2 जो होगा शिफ्ट भी हो जाएगा और R1 से ऐड हो जाएगा। शिफ्ट करने से होता क्या है, अगर ये 1011 है, अगर ये शिफ्ट होगा, एक बिट इधर शिफ्ट करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या लिखा हुआ है 1011 1011 डेसिमल में बताओ क्या लिखा हुआ है। ग्यारह। ठीक है, अगर एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या लिखा जाएगा। 22। मतलब ऐसे 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके बोल रहे हो कि दिख रहा है। नहीं भैया आगे बढ़ाए। ठीक है, तो आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हो, तो हमारा इनबिल्ट बैरल शिफ्टर होता है। नेक्स्ट थिंग इज वी हैव अ थंब 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट। इन आर्म यूजुअली वी हैव 32 बिट। आर्म में यूजुअली जो होता है 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट होता है, बट वी हैव एन एडिशनल थंब इंस्ट्रक्शन सेट, और हम इसको कर सकते हैं कि हमारा आर्म मोड में चले या थंब मोड में। अब कोई कोई टास्क है उसको 32 बिट की प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, 16 बिट से भी काम हो जाएगा। तो अगर हम 16 बिट में लिखें तो उससे कोड डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक, हमें 32 बिट की अगर जरूरत नहीं है तो हम 16 बिट मोड में उसको काम करें और उससे क्या होगा, कोड डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज कंडीशनल एग्जीक्यूशन। कंडीशनल एग्जीक्यूशन इज सेम एज जैसा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में भी है इफ एल्स टाइप का सिस्टम, वैसा कुछ। अब पहले के प्रोसेसर में क्या होता था कि कुछ फ्लैग्स होते हैं, कुछ फ्लैग होते हैं, वो उनकी वैल्यूज के हिसाब से हम चीजों को करते हैं। जैसे एक फ्लैग होता है 0 फ्लैग। अब दो नंबर को कंपेयर करें, जैसे मान लो एक R1 R2, इनको हम कंपेयर करें। कंपेयर करने का मतलब क्या होगा कि R1 माइनस R2 करें, कि कंपेयर करने का मतलब हम चेक कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। इक्वल कैसे चेक करेंगे कि R1 माइनस R2 करें। अब जो रिजल्ट होगा अगर वो 0 होता है तो ये 0 फ्लैग सेट हो जाता है। सेट होने के मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और अगर ये दोनों 0 नहीं है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो 0 फ्लैग जो है रिसेट हो जाता है और इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, तो जो कन्वेंशनल प्रोसेसर्स होते हैं उसमें यही करते हैं कि वो इक्वालिटी चेक करते हैं R1 R2। R1 R2 क्या करता है कि एक सर्किट होती है, वो मतलब सबट्रैक्टर सर्किट, वो R1 माइनस R2 कर रही होती है और उसके हिसाब से 0 फ्लैग को सेट और रिसेट कर रही होती है। अब उसके बाद कुछ जंप इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे जंप 0, यहाँ पे फिर एड्रेस लिखा होगा, जंप नॉट 0, फिर यहाँ पे कुछ एड्रेस लिखा होगा और इस एड्रेस पे हमारा ब्लॉक होगा कि इफ दे आर 0 तो ये चीजें हों, और इफ दे आर नॉट 0 तो ये चीजें हों। ये हमारा कन्वेंशनल में होता था, बट आर्म में क्या होगा, आर्म में हमें कंडीशनल एग्जीक्यूशन होते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हो जाता है। तो हम कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जैसे ऐड EQ। तो ये इसका मतलब कि अगर वो R1 R2 इक्वल है तो ऐड कर दो, ऐसा कुछ कंडीशनल एग्जीक्यूशन। अब क्या होगा कि हमको जंप वगैरह नहीं करना पड़ रहा है, कम ब्रांचिंग कर रही हैं और कम ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचिंग हमारा घट गया और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस घट गया, तो इसको कंडीशनल एग्जीक्यूशन कहते हैं। कंडीशनल एग्जीक्यूशन हम डिटेल में देखेंगे जब हम इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे। ठीक, और कुछ इनहेंस्ड इंस्ट्रक्शंस आ गए, रिस्क के अलावा कुछ और भी सारे नए नए इंस्ट्रक्शंस आर्म में आ गए। तो ये आर्म का फीचर था। तो ये एक टिपिकल आर्किटेक्चर है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं देखना है, बस देख लेना है कि क्या क्या चीजें हैं। देखो जिसकी बात कर रहे थे, ये एक रजिस्टर बैंक है। हाँ, रिस्क का एक फीचर है कि इसमें बहुत सारे रजिस्टर होते हैं और चीजें रजिस्टर लेवल पे ही काम करती हैं, मतलब मेमोरी से चीजें रजिस्टर में आएंगी और रजिस्टर में ही होगा। सेम फीचर आर्म में भी होता है, ये रजिस्टर बैंक है। अब यहाँ पे देखो जो बात कर रहे थे कि एक एक तो ये एक बस है, यहाँ से रजिस्टर से वैल्यू ALU में जा रहा है। ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट।
सारा कंप्यूटेशन यहाँ पे होगा। रजिस्टर से वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से आ सकती है, और एक दूसरा बस है जो कि बैरल शिफ्टर से होके जाता है, एक इनबिल्ट बैरल शिफ्टर। तो हम चाहें तो वैल्यू डायरेक्टली ला सकते हैं, या तो बैरल शिफ्टर से जा सकता है। ठीक, we have two option. One, fetch the value directly, we fetch the value directly from the register, and the second option we have, we can pass through it through the barrel shifter. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मल्टीप्लायर की बात कर रहा था वो भी है कि रजिस्टर से वैल्यू आएगी, मल्टीप्लायर से पास होके फिर उसके बाद आए एएलयू में। तो ये भी एक एडिशनल फीचर है कि हमारे पास बैरल शिफ्टर है, मल्टीप्लायर है, तो हम यानी नंबर जो है वो शिफ्ट होके आ सकते हैं एएलयू में, मल्टीप्लाई होके आ सकते हैं। तो इनबिल्ट मल्टीप्लायर और इनबिल्ट बैरल शिफ्टर के ये फायदे हैं। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे एड्रेस बस वगैरह, उसको उतने ध्यान से नहीं देखना है, आगे आप समझ ही जाओगे। तो ये टिपिकल आर्किटेक्चर हुआ। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ डाउट? हेलो, कोई डाउट? और वी शैल मूव फॉरवर्ड। यस, नो? नो भैया। ठीक है, तो अभी हमने पाइपलाइनिंग की बात की कि रिस्क में हम पाइपलाइनिंग कर सकते हैं। पाइपलाइनिंग क्या हो रही है कि इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो हमें कपड़े धुलने हैं, ठीक है? तो एक तरीका हुआ कि मान लो हमारे पास 3 कपड़े हैं, तो हमने क्या किया, एक कपड़े को लिया, उसको भिगोया। कपड़े को मतलब एक टास्क है, समझ लो कि थोड़े, मान लो थोड़े कपड़े हैं, उसको लिया, उसको भिगोया। पहला टास्क हुआ कि इसको भिगोना है। उसके बाद उसको मैंने क्या किया, उसको धुला, फिर उसको सुखाया, फिर अलग किया। फिर दूसरा कपड़ा उठाया, उसको भिगोया थोड़ी देर के लिए, फिर उसको धुला, फिर सुखाया, फिर अलग किया। फिर हमने तीसरा कपड़ा लिया, उसको भिगोया थोड़ी देर के लिए, फिर उसको धुला, फिर सुखाया। मतलब एक इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं और उसको खत्म कर दे रहे हैं। ठीक, ये कन्वेंशनल तरीका है। बट अगर हम क्या करें कि पाइपलाइनिंग कर दे। पाइपलाइनिंग का मतलब, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब 3 लोग हैं। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, वो पहले कपड़े को उसने लिया और उसने भिगोया। भिगोने के बाद वो दूसरे आदमी को वो कपड़ा दे रहा है भिगोया हुआ, और अपने दूसरा कपड़ा ले रहा है भिगोने के लिए। और जो पहला कपड़ा है वो दूसरे आदमी के पास गया और वो धुलने लगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, दूसरा आदमी जो कपड़ा जिसने धुल दिया था वो तीसरे आदमी को दे दिया, और वो सुखा रहा है। और इसने पहले वाले आदमी से जो भीगा हुआ कपड़ा था वो लिया और धुलने लगा, और पहला वाला आदमी इसने तीसरा कपड़ा ले लिया। यानी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा टास्क है उसको स्टेजेस में बांट दे रहे हैं। से समझो कि ठीक, ये जो है हमारा, ये हमारा टाइम है। तो हमने क्या कर रहे हैं, ये स्टेजेस है, मतलब ये स्टेज 1, स्टेज 2, ये टाइम नहीं है, टाइम ऐसा टाइम मान लो, ये टाइम है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक, पहले क्या किया कि हमने पहला कपड़ा लिया, इसको स्टेज 1 में रखा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि ये वाला 1 वाला स्टेज 2 में आ गया, ये 1 वाला, और स्टेज 1 के पास पहला आ गया। नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में नहीं, नेक्स्ट इसके पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में ये 1 तीसरे स्टेज में चला गया, और ये 2 दूसरे स्टेज में चला गया, और इसके पास 3 आ गया। हमारा जो टास्क था ये इतना बड़ा टास्क था, इसको हमने स्टेजेस में बांट दिए। इसी को हम पाइपलाइनिंग कहते हैं कि मैकेनिज्म फॉर ओवरलैप। अब ये तीनों स्टेज एक साथ हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखो कि पहला इंस्ट्रक्शन और दूसरा इंस्ट्रक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम अपने टास्क को
पार्टीशन कर देते हैं के स्टेजेस में, तो इसको पाइपलाइनिंग कहते हैं। अब किसी भी इंस्ट्रक्शंस को करने के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। मेजरली देखा जाए 3 स्टेज कह सकते हैं। एक फेच मतलब जो हमारा मेमोरी है वहां से उस इंस्ट्रक्शन को उठा के लाना, उसको हम बोलते हैं फेच। दूसरा स्टेज है डिकोड। डिकोड का मीन्स कि वो अब इंस्ट्रक्शंस करने को कह क्या रहा है उसको डिकोड करना। तीसरा एग्जीक्यूट, उसको करना। अब हमारा मान लो एक सिंगल प्रोसेसर होता, वो इंस्ट्रक्शन 1 को लेता, फेच करता, डिकोड करता, एग्जीक्यूट करता, फिर उसको एग्जीक्यूट हो जाता। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन लेता, उसको फेच करता, एग्जीक्यूट करता, डिकोड करता। फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन लेता, फेच करता, डिकोड करता, एग्जीक्यूट करता। तो अगर इसको देखते हैं, मान लो हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, 3 इंस्ट्रक्शन है और एक सिंगल प्रोसेसर है हमारे पास। तो अब हम मान लेते हैं कि एक स्टेज, एक काम एक क्लॉक साइकिल में हो रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन लिया, उसको फेच किया, एक क्लॉक साइकिल लगा, फिर उसी इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, एक और क्लॉक साइकिल लगा, एंड देन उसको एग्जीक्यूट किया, एक और क्लॉक साइकिल लगा। यानी एक इंस्ट्रक्शन को करने में मान लो हमको 3t टाइम लग रहा है, t प्लस टी प्लस टी प्लस टी, 3t। और ऐसे 3 इंस्ट्रक्शन है तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 9t, ठीक है, कन्वेंशनल। बट अगर हम क्या करें, अब पाइपलाइनिंग लगा दे रहे हैं। पहले हमने इंस्ट्रक्शन 1 को फेच किया, ये अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमारे प्रोसेसर में 3 यूनिट हैं, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। 3 यूनिट है, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। दीज आर द 3 यूनिट हमने पार्टीशन कर दिया है। तो पहले क्लॉक साइकिल में क्या हुआ कि हमारा पहला वाला इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में ये जो फेच हो गया था वो डिकोड होने के लिए चला गया, और इतने में फेच वाला क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन 2 को फेच करेगा। ये हमारा ये टाइम है, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला हमारा एग्जीक्यूट होने गया, और ये दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है, और पहला वाला इंस्ट्रक्शन हमारा तीसरा वाला इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है, ठीक। अब पहला वाला इंस्ट्रक्शन 3 क्लॉक साइकिल में हमारा कंप्लीट हुआ, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, t प्लस टी प्लस टी। इसको हमें टाइम लगा t, पहले वाले को। दूसरे वाला अगले क्लॉक साइकिल में यहां आ जाएगा, यानी इसको कंप्लीट होने में बस t का टाइम लगा। तब तक ये 3 वाला यहाँ पे होगा, और नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में ये 2 वाला यहाँ आ गया, 3 वाला यहाँ, और नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में 3 वाला यहाँ होगा। यानी इसको भी करने में बस एक ही क्लॉक साइकिल लगा, टी टाइम लगा। तो यानी 3t प्लस टी प्लस टी कितना टाइम लगा? 5t। तो कन्वेंशनली हमको 9t टाइम लग रहा था, यहाँ पे 5t लग रहा है। तो ये क्लियर है पाइपलाइनिंग से कैसे फायदा हो रहा है। एनी डाउट? ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, कोई डाउट पूछ सकते हो। हाँ भैया, हाँ, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम में फर्क नहीं आता क्या? मतलब पहले उसके पास एक पूरा पूरा एक प्रोसेसर था, और अभी पाइपलाइनिंग के बाद उसके पास सिर्फ एक पोर्शन है प्रोसेसर का, तो टाइम में थोड़ा ये नहीं आता? नहीं, एक्चुअली इसी प्रोसेसर को ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये 3 यूनिट लगा रहे हैं। इसका आर्किटेक्चरल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस पड़ता है, बट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। ये इसी को 3 में डिवाइड नहीं करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं हार्डवेयर के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि 3 प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाते हैं, 1 2 3 प्रोसेसिंग यूनिट अलग अलग वो बनाते हैं आर्किटेक्चर में। पाइपलाइनिंग करने के लिए आर्किटेक्चर में ही, उसके चिप के आर्किटेक्चर में ही वो 3 मतलब 3 स्टेज है, अगर तो 3, अगर 5 स्टेज है तो 5 वो बनाते हैं। उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती है,
और थोड़ा सा स्पीड भी घटता है, बट बहुत थोड़ा सा उससे, बट जो स्पीड अप हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। ओके, थैंक यू भैया। और किसी को कंफ्यूजन की पाइपलाइनिंग से कैसे फायदा हो रहा है? ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। किसी को कोई डाउट? नहीं भाई। ठीक है, तो ये पाइपलाइन हो गया। तो रिस्क में क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है रिड्यूस सेट में है, तो रिस्क में हम पाइपलाइनिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आर्म में भी। अब ये एक सिंक्रोनस के स्टेज पाइपलाइन है, तो इसमें क्या हुआ कि ठीक है, कई सारे स्टेज हैं। ये स्टेज 1, स्टेज 2, थर्ड है, और ऐसे ऐसे कई सारे स्टेज के स्टेज हैं। और यहाँ पे बीच में लैच लगा रखा है इन्होंने, ये लैच। अब लैच क्या होगा? अब मान लो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन पड़ा, अगर लैच नहीं डालेंगे तो अभी हमारा ये वाला इंस्ट्रक्शन, इसका आउटपुट अभी आया ही नहीं है। इसका जो ये, इसको अगर लैच नहीं डालेंगे तो अगर इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये इसको डिस्टर्ब करेगा। तो इस क्या करते हैं हम, लैच लगाते हैं। लैच क्या करता है, हर क्लॉक साइकिल पे इसका आउटपुट चेंज होता है। तो ये इसका इंस्ट्रक्शन ये हुआ, इसका आउटपुट लैच में स्टोर हुआ, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे ये इसको इधर ट्रांसफर कर देगा। हर क्लॉक साइकिल पे लैच अपने आगे ट्रांसफर करता जाएगा। ठीक है, तो ये के स्टेज पाइपलाइन है कि इसको हमने के स्टेजेस में बांट दिया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज ऐसे करके करके के। ठीक है, तो अब स्पीड अप देख लें। तो अगर कन्वेंशनली, मतलब अगर इसमें पाइपलाइनिंग नहीं है तो कितना टाइम लग रहा है? n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, के जो है एक स्टेज को करने में, के मतलब नंबर ऑफ स्टेजेस, और टी मतलब एक स्टेज करने को कितना टाइम लग रहा है। तो अगर ये 3 स्टेज हैं, 3 स्टेज हैं, सबको करने में मान लो टी टाइम लग रहा है, तो इंस्ट्रक्शन 1 जो होगा वो इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इसको के टी टाइम लगा। के मीन्स नंबर ऑफ स्टेजेस, टी मतलब एक स्टेज होने में कितना टाइम लग रहा है। तो t + 2 tt, यहाँ पे 3t है, तो एक इंस्ट्रक्शन होने में kt टाइम लग रहा है। और अगर n इंस्ट्रक्शन हैं तो कन्वेंशनली कितना टाइम लगेगा? nkt, मीन्स विदाउट एनी पाइपलाइन हमको nkt टाइम लग रहा है। बट अगर हम पाइपलाइन कर दें तो जो पहला वाला इंस्ट्रक्शन था उसको तो kt टाइम लग रहा है, क्योंकि पहला वाला यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा, उसको तो kt टाइम लग रहा है। बट उसके बाद वाले जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिर्फ एक क्लॉक साइकिल में हो जा रहे हैं। बाकी वालों को, बाकी कितने हैं? n-1। बाकी जो n-1 थे उनको कितना टाइम लग रहा है? उनको kt नहीं लग रहा है, उनको बस t लग रहा है। यहाँ पे देखे होगे कि जो पहला वाला इंस्ट्रक्शन था उसको 1, 2 और 3 क्लॉक साइकिल लगा, 3d। बट उसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनके फेच डिकोड ये सब हो चुके हैं पहले से, तो बाकी के इंस्ट्रक्शन बस एक ही क्लॉक साइकिल में आते जा रहे हैं। हर क्लॉक साइकिल में, यहाँ पहला हुआ था, अगले क्लॉक साइकिल में दूसरा हो गया, उसके अगले क्लॉक साइकिल में तीसरा हो गया, अगर 4 इंस्ट्रक्शन होते तो चौथा हो जाता। यानी कि अगले इंस्ट्रक्शन वी नीड जस्ट 1 क्लॉक साइकिल। सो kt प्लस n-1 t, पहला इंस्ट्रक्शन को kt टाइम लग रहा है, और उसके बाद वाले जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको n-1 जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बस टाइम t लग रहा है, kt नहीं लग रहा है। तो इसको अगर t को कॉमन लें तो हमारा ये हो जाएगा k प्लस n-1 t। ये पाइपलाइनिंग के बाद टाइम है। तो स्पीड अप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड अप मींस जो बिना पाइपलाइन का टाइम है अपॉन पाइपलाइनिंग वाला टाइम। तो ये ग्रेटर देन 1 होगा ऑब्वियसली, तो ये आ जाता है nkt अपॉन k प्लस n-1, और यहाँ पे t नहीं होगा, nk अपॉन k प्लस n-1। ठीक, अब अगर n मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन है, तो इसको लिखो nk अपॉन k प्लस n-1। n को अगर इंफिनिटी टेंड करो तो xk जो होगा वो k को टेंड करेगा,
यानी आइडियली अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है तो हमारा स्पीड अप कितना हो जाता है, के, मतलब अगर एक्स टाइम लग रहा था बिना पाइपलाइनिंग के, तो हमारा पाइपलाइनिंग करने के बाद कितना टाइम लगेगा, एक्स बाई के, तो उतना हमको स्पीड अप मिलता है। सो ये हमारा स्पीड अप है पाइपलाइनिंग के द्वारा। तो मैंने एग्जांपल वो 3 स्टेज है, उसके बाद अभी भी 5 स्टेज, 7 स्टेज, 9 स्टेज, 12 स्टेज, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं पाइपलाइनिंग के। तो जितना ज्यादा आप स्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा स्पीड अप होगा। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है भैया। ठीक है, तो अगर एसके वर्सेस एन का एक ग्राफ देखें, तो ये एसके है, एसके मींस स्पीड अप, और ये एन है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। ये के की अलग अलग वैल्यूज के लिए, ये मान लो K1, K2, K3 और ये K1 है। मतलब स्पीड अप हमारा जब n बढ़ेगा तो k को टेंड करेगा, k को इक्वल नहीं होगा, k को टेंड करेगा। यहाँ पे ये वैल्यू K2 होगी। ठीक है, तो ये स्पीड अप वर्सेस नंबर होगा, n इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो ये स्पीड अप हमारा k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट इतने में? नहीं भैया। ठीक है, तो ये जो स्पीड अप हमारा के जो है वो आइडियली है, बट कुछ पाइपलाइन हैजार्ड होते हैं। मतलब हैजार्ड का मींस कि इस तरह से इतने आइडियली इतना चल नहीं पाते हैं। ठीक, कि ये टाइम है, तो मान लो पहला इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, फिर ये वाला फेच हो रहा है, दूसरा डिकोड हो रहा है। नेक्स्ट साइकिल में क्या होता है कि कुछ कारणों के वजह से इसको एक क्लॉक साइकिल स्टॉल हो जाता है, आइडियली नहीं होता है। यहाँ पे ये देखो, ये एक स्टॉल आ गया, स्टॉल मतलब ये रुक गया। किस किस कंडीशन में रुकना पड़ेगा? तो कुछ पाइपलाइन हैजार्ड होते हैं। पहला हमारा होता है, वो होता है कि रिसोर्स हैजार्ड। रिसोर्स हैजार्ड का मतलब कि अब मान लो फेच, हमारा पहला एक ऑपरेशन है फेच। फेच का मतलब इंस्ट्रक्शन को फेच करना, डिकोड मतलब उसको डिकोड करना, और एग्जीक्यूट का मतलब उसको एग्जीक्यूट करना। फेच, अब ये हमारी मेमोरी है, इसमें मान लो सिंगल पोर्ट है, यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन फेच कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करने में मान लो हमारे पास किसी डेटा की जरूरत पड़े, किसी डेटा की जरूरत पड़े, जैसे इंस्ट्रक्शन हो कि R1 में जो वैल्यू है उसको ऐड करो R2 से, तो R1 और R2 की वैल्यू तो लेके आनी पड़ेगी मेमोरी से। तो मान लो किसी इंस्ट्रक्शन का फेच हो रहा है और किसी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट हो रहा है, सेम इंस्ट्रक्शन का नहीं हो रहा है। जैसे ये फेच है, डिकोड है, एग्जीक्यूट है। तो इस क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो अगर मान लो आइडियली लेके चलें ऐसा, ऐसा कि ये वाला इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट हो रहा है और इंस्ट्रक्शन 3 फेच हो रहा है, सेम सेम सेम। अब एग्जीक्यूट में मान लो कि इसको भी मेमोरी की जरूरत पड़ी, तो अब दोनों तो एक साथ ले पाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास सिमिलर पोर्ट है, एक ही सिंगल पोर्ट है। तो क्या हो सकता है कि ये एक क्लॉक साइकिल स्टॉल हो जाता है कि ये फेच यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, इसको एग्जीक्यूट करने दे रहा है, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, डिकोड हो रहा है, बट तीसरा वाला भी फेच नहीं होगा, ये स्टॉल आ जाएगा। तो इसको पाइपलाइन हैजार्ड करते हैं। तो पहला टाइप होता है रिसोर्स हैजार्ड, जब हमें दो different stages need the same resources, that we call it resource hazard और structural hazard। अब इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम मेमोरी में मल्टीपल पोर्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक रिसोर्स हैजार्ड है, रिसोर्स हैजार्ड को ठीक करने का। और कई तरह के हैजार्ड होते हैं, जैसे रिसोर्स हैजार्ड हो गया और डेटा हैजार्ड्स हो गए हैं, और भी बहुत तरह के हैजार्ड्स होते हैं। कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि आइडियली ऐसा काम नहीं करता है कि ऐसा। एक हैजार्ड होता है ब्रांचिंग हैजार्ड, कि जैसे मान लो
ये पहला इंस्ट्रक्शन आया, फेच हुआ, दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, मान लो फेच का ही बस लिख रहा हूँ, फेच का इंस्ट्रक्शन 1 2, इंस्ट्रक्शन 3 फेच हुआ, इंस्ट्रक्शन 4 फेच हुआ। पाइपलाइन से हो क्या रहा है कि आगे के इंस्ट्रक्शंस हमारे पहले ही फेच हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब पता चला कि यहाँ पे एग्जीक्यूट होने पे पता चला कि यहाँ पे एक जंपिंग स्टेटमेंट है। जंपिंग का मतलब कि इंस्ट्रक्शन नंबर 3 के बाद से इंस्ट्रक्शन नंबर 12 एग्जीक्यूट करना है। हम कोई कोड लिखते हैं तो हमारे पास जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं ना, तो वैसे ही हमारे पास मशीन लैंग्वेज कोड जब हम लिखते हैं तो वहां पे भी हमारे पास जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं। तो ऐसे होता है जंप और जंप, उसके बाद ये जंप नो जीरो है वो मान लो, और जंप JMP होता है, जंप और इंस्ट्रक्शन नंबर मान लो उसका एड्रेस है 80। यहाँ हम 3 कर रहे थे और हम अब 4 और 5 को एग्जीक्यूट ही नहीं हमको कराना है, बाद में कराना है। तो एग्जीक्यूशन कुछ ऐसा है 1 2 3 पे हमें जंपिंग स्टेटमेंट मिला, उसके बाद 80, फिर 80 के बाद 81, फिर वहां पे रिटर्न मिलेगा, रिटर्न के बाद 4 5 ऐसा चलाना है। बट हमको मशीन को ये पहले से थोड़ी पता चलेगा, वो जब 3 वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा तब पता चलेगा ना। बट हमने 4 5 ये आगे के इंस्ट्रक्शंस हमने पहले से फेच करा रखे हैं। अब क्या होगा, ये फालतू के फेच हो गए, इनको डिस्कार्ड करना होगा। तो ये एक होता है ब्रांच हैजार्ड्स। तो कई तरह के हैजार्ड्स होते हैं, फिर भी पाइपलाइन जो होता है वो काफी सिग्निफिकेंट स्पीड अप देता है, काफी सिग्निफिकेंट स्पीड अप देता है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि ऐसे एक ही प्रोसेसर को बांट दिया, चीजों को इम्प्लीमेंट करना होगा और उसका कॉस्ट लगेगा। बट द कॉस्ट इज वेरी नॉमिनल इंक्रीज इन द इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट। हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कॉस्ट इंक्रीज करता है बट इट इज वेरी नॉमिनल। बट हम जो स्पीड अप पाते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो अभी हमने आर्किटेक्चर को ऊपर ऊपर से देख लिया। किसी को कुछ डाउट? नेक्स्ट नहीं लेक्चर भैया। में हम इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे।